हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। हमने जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हम आज थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन के बारे में देखेंगे। तो थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। अगर हमारे पास कोई बार है, कोई मेंबर है, तो उस मेंबर में टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम थर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और उसी टेम्परेचर चेंज की वजह से उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसे हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस है। किस कंडीशन में कोई कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस प्रेजेंट होता है तो कोई कंडीशन में थर्मल स्ट्रेन अब्सेंट होता है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, फ्री एक्सपांशन की कंडीशन। फ्री एक्सपांशन, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसमें फ्री एक्सपांशन की एबिलिटी है, मतलब उस बॉडी, उस मेंबर, उस बार को हम कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वो फ्री टू डिफॉर्मेशन है। ये मेरे पास एक बार है और अगर इस बार को मैं हीट दे देता हूं, सप्लाई करता हूं, आप देख पा रहे हो इसमें मैंने कहीं भी फिक्स सपोर्ट नहीं दिया है, ये फ्री टू एक्सपांशन है। अगर मैं यहाँ पे कोई फ्री सपोर्ट देना भी चाहता हूं, मान लीजिए मैं अगर इसको फ्लोर पे भी रख देता हूं, तो ये जो फ्लोर होगा इसको मैं फ्रिक्शनलेस मानूंगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा। मतलब ये उस बॉडी जो डिफॉर्म होगी उसका उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपांशन बॉडी बोलते हैं। तब मैं अगर इस बॉडी को हीट करता हूं और इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti था, हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो होगा वो TF होगा। और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, इस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी इलॉन्गेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये जो बॉडी थी इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ गई। ये दोनों साइड में भी बढ़ती है, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन करके एक ही साइड में दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। तो इसमें मान लेते हैं कि डेल्टा L इसकी लेंथ चेंज हो गई है, डेल्टा L इसकी लेंथ चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा, उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा उसकी वजह से उस बॉडी की लेंथ बढ़ जाती है, बॉडी इलोंगेट हो जाती है। अब इसमें हम स्ट्रेन बोलते हैं, बॉडी इलोंगेट हो रही है मतलब क्या हो रही है? स्ट्रेन हो रही है। तो इसका जो स्ट्रेन होता है, इस बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉडी में डिफॉर्मेशन बढ़ता रहेगा, मतलब जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होता है। और हम जानते हैं अगर हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं और ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से आ रहा है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आ रहा है, तो मैं इसमें सफिक्स लिखूंगा T। ओके, तो यहाँ इसको मैं बोलता हूं थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेन, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हम हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं अल्फा, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं अल्फा, और यह हमारा बचेगा डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर है, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल होगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर है। अब ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन। इस अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, या फिर हम इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन या थर्मल एक्सपांशन, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये हमें टेम्परेचर की वजह से उस बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन होता है, इस बॉडी में कितना स्ट्रेन होता है, उसकी वैल्यू बताता है। अगर इस टेम्परेचर को हम यूनिटी कर देते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेन इज इक्वल टू लीनियर कोएफिशिएंट या फिर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा। अब इसका मतलब होता है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम किसी बॉडी का चेंज करते हैं तो उसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ये हमें बताता है
अल्फा, ये हमें बताता है अल्फा। अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है और इसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 केल्विन सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इतना चेंजेस हो रहा है, सिमिलरली 2 बढ़ाऊंगा तो इतना होगा। तो ये जो 1 डिग्री पे जितना एक्सपांशन हो रहा है, जितना चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेन को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। अब लीनियर की बात कर रहे हैं, लैटरल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लीनियर ही स्ट्रेन के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो लीनियर है, इसलिए मैंने इसको लिखा है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं इसकी एल है, ओके। तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से अगर मैं चेंज इन लेंथ की बात करता हूँ तो मुझे मिलेगा एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेन की वजह से जो भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, जो भी बॉडी की लेंथ बढ़ती है, उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा टी। यहाँ पे एल जो है ओरिजिनल लेंथ है, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है। और अगर हम यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको मिल गया है। अगर थर्मल स्ट्रेन की बात करते हैं तो थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है। अगर चेंज इन लेंथ की बात करेंगे एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ओके। और इसमें अगर थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे हम, थर्मल स्ट्रेस क्या होगा फ्री एक्सपेंशन की केस में, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो थर्मल हम स्ट्रेस जानते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस? स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ये जो बॉडी है ये फ्री टू डिफॉर्म है, ये बॉडी क्या है, फ्री टू डिफॉर्म है। और ये डिफॉर्म तो हो रही है, स्ट्रेन तो दे रही है, बट इसके ऊपर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है क्या? कोई भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है। ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो थर्मल की वजह से हो रहा है। अगर इसमें कोई भी स्ट्रेन, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है, रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू ही जीरो है, रेजिस्टिव फोर्स ही जीरो है इस बॉडी में, क्योंकि हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो रेजिस्टिंग फोर्स भी क्रिएट नहीं होगा, रेजिस्टिव फोर्स ही जीरो है। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा? थर्मल स्ट्रेन या फिर हम स्ट्रेस जिसे बोलते हैं वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स ही जीरो है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं फ्री एक्सपांशन की केस में। अगर बॉडी फ्री एक्सपांड हो रही है तो उस केस में जो थर्मल स्ट्रेन होता है उसकी वैल्यू होती है अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, एंड जो थर्मल स्ट्रेन होता है वो इस केस में जीरो होता है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप एग्जाम में यही कंडीशन रिपीट होती है कि कोई फ्री बॉडी है तो उसमें स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, कोई अगर डिफॉर्म होने वाला, कोई इल्डिंग होने वाली बॉडी है तो उसमें स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो थर्मल स्ट्रेन होगा अल्फा डेल्टा टी एंड थर्मल स्ट्रेस होगा जीरो फ्री एक्सपेंशन की केस में। तो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो सेकेंड हम कंडीशन देखने वाले हैं वो है विदाउट यील्डिंग या फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। अभी हमने फ्री बॉडी के लिए देखा था, फ्री एक्सपेंशन के लिए देखा था, फ्री डिफॉर्मेशन के लिए देखा था। अब विदाउट यील्डिंग या फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई एक मेंबर है, कोई बार है, तो उसके दो एंड को हम फिक्स कर देते हैं। अगर ये मेरे पास कोई बार है तो इसके दोनों भी एंड को मैंने फिक्स कर दिया है। अब चाहे मैं इसमें हीट भी दे दूं तो हीट की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है फ्री बॉडी में, तो इसमें डिफॉर्मेशन होने के लिए वो सपोर्ट को यील्ड होना जरूरी है। वो सपोर्ट नहीं होंगे तभी ये इलोंगेट हो सकता है। बट अब यहाँ पे मैंने सपोर्ट दिए है तो ये बॉडी इलोंगेट नहीं होगी, ये बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर इस पेन को मैं दो हाथ से या दो सपोर्ट से फिक्स कर देता हूं और ये सपोर्ट मूव नहीं होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, फिक्स सपोर्ट है, तो इसमें मैं चेंजेस भी करूंगा तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन होना था वो नहीं होगा ड्यू टू द फिक्स सपोर्ट की वजह से इसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ होगा या डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर चेंज इन लेंथ जीरो होता है तो हम थर्मल स्ट्रेन जानते हैं। थर्मल स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ जीरो आ रहा है तो इसमें थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी। विदाउट यील्डिंग और फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के केस में जो थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है मेंबर के अंदर, उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, अगर फिक्स सपोर्ट है और उसमें मैं टेम्परेचर भी बढ़ाता हूं तो फिक्स सपोर्ट मूव नहीं होगा, इसकी वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा वो हमेशा जीरो रहेगा। डिफॉर्मेशन जीरो रहेगा तो चेंज इन डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल डिफॉर्मेशन भी जीरो रहेगा, और उसको हम ही बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो इसमें थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी, थर्मल स्ट्रेन जो होगा वो जीरो होगा। ओके, थर्मल स्ट्रेन जो होगा वो जीरो होगा। अब अगर इसमें मैं एक भी सपोर्ट हटाता हूं, इस केस में अगर मैं एक भी सपोर्ट हटाता हूं, मान लीजिए ये सपोर्ट मैं रखता हूं और ये एक सपोर्ट को मैंने हटा दिया है, ये जो सपोर्ट था इसको मैंने हटा दिया है। ओके, ये जो सपोर्ट था इसको मैंने हटा दिया है। अब क्या होगा, ये बॉडी इलोंगेट होना स्टार्ट होगी। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉडी में जो इलोंगेशन होगा, मैं मान लेता हूं इसको डेल्टा एल टी हो रहा है। इसमें जो चेंज इन लेंथ होगा वो डेल्टा टी होगा, क्योंकि अब मैंने सपोर्ट हटा लिया है। सपोर्ट हटा लिया है तो बॉडी फ्री टू डिफॉर्म होगी, बॉडी डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फ्री डिफॉर्मेशन की केस में भी यही होता है, एक सपोर्ट रखेंगे, दूसरा एंड अगर फ्री रखेंगे तो उसको भी हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, क्योंकि एक साइड में तो वो एक्सपेंशन हो रहा है, एक साइड में नहीं होगा तो भी चलेगा, उसे भी हम फ्री एक्सपेंशन ही बोलते हैं। तो अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं सपोर्ट हटाता हूं तो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है टेम्परेचर चेंज की वजह से। बट ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट था इसीलिए इतना डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है। ये जो डिफॉर्मेशन है ये किसने इसको कम किया है, किसने इसको एक्वायर कर लिया है? इस सपोर्ट की वजह से, ये सपोर्ट की वजह से। मतलब ये जो है वो इलोंगेट होना चाहता था, ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपांस होना चाहता था। अगर ये एक्सपांड हो रहा है तो ये क्या करेगा, बाहर खींचने की कोशिश कर, बाहर जाने की कोशिश करेगा। बट ये इसको सपोर्ट जो होता है, ये सपोर्ट की वजह से क्या होगा, ये सपोर्ट इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस सपोर्ट पे एक फोर्स जनरेट होगा, और उस फोर्स की वजह से ही ये डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो मान लेते हैं कि इस पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, P है, और इस P फोर्स की वजह से ही ये जो डिफॉर्मेशन होना था ये नहीं हो पा रहा है, ये जो डिफॉर्मेशन होना था वो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द फोर्स P, ड्यू टू द फोर्स P। अब मान लेते हैं ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन है तो टेम्परेचर की वजह से है। तो अभी हमने देखा कि डिफॉर्मेशन होगा तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हम जानते हैं एल अल्फा डेल्टा टी होना चाहता था ये, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कितना होगा, इतना होगा। अब इसमें सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट की वजह से ये जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। किसकी वजह से, सपोर्ट की वजह से। ये जो सपोर्ट था इसकी वजह से ये चेंज इन लेंथ नहीं हो पा रही। अब जो सपोर्ट की वजह से नहीं हो रही मतलब उसमें स्ट्रेस आ रहा है, ये जो मैकेनिकल फोर्स आ रहा है, इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से इतना डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है, इतना डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो हम जानते हैं अगर फोर्स की वजह से, कोई मैकेनिकल फोर्स की वजह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हमारे पास फॉर्मूला होता है PL डिवाइडेड बाय ए, PL डिवाइडेड बाय ए। तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये इसके बराबर होगा। ये जो डिफॉर्मेशन है ड्यू टू टेम्परेचर, इस टेम्परेचर की वजह से जो डिफॉर्मेशन इतना हो रहा था उसको रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स। और मैकेनिकल फोर्स जनरेट क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उस सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट उस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा है। तो इतना डिफॉर्मेशन इस फोर्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और इतना डिफॉर्मेशन थर्मल स्ट्रेन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। तो जितना प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जितना थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था उसको माइनस कौन कर रहा है, ये मैकेनिकल फोर्स कर रहा है ए, मैकेनिकल फोर्स कर रहा है ए। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिनल लेंथ है दोनों में सेम है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम क्या लेते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को हम क्या लेते हैं, स्ट्रेस। और ये कौन सा स्ट्रेस है, थर्मल, तो इसलिए मैं T लिख रहा हूं और नीचे आएगा E। तो यहां से हमें थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी E अल्फा डेल्टा टी, E अल्फा डेल्टा टी, E अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसको, ये मैंने कंसेप्ट बताया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक अलग तरीका होता है समझने के लिए। अब इसमें जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा इस बार में वो दो
फोर्सेस की वजह से होगा। फर्स्ट जो फोर्स होगा वो ड्यू टू द हीटिंग, अगर हीट बढ़ा रहा हूं तो थर्मल स्ट्रेस होगा इसमें या थर्मल स्ट्रेन होगा। थर्मल स्ट्रेन की वजह से इसका इलोंगेशन होगा, और दूसरा ये जो कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से होगा। तो जो टोटल इलोंगेशन हम लिखेंगे तब इसमें क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस प्लस चेंज इन लेंथ ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स, ये फोर्स पी की वजह से। अब चेंज इन लेंथ हमें तो टोटल मिल ही नहीं रही है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है तो जीरो मानेंगे, और चेंज इन लेंथ ड्यू टू द थर्मल कितना होना चाहता था, एल अल्फा टी होना चाहता था। कितना होना चाहता था, एल अल्फा डेल्टा टी। अब ये माइनस लूंगा मैं क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स है, कॉम्प्रेसिव हमेशा माइनस लेते हैं, टेंसाइल हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस, और यहाँ पे कितना चेंज इन लेंथ होगा, पी एल डिवाइडेड बाय ए। अब इसको भी आप लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा पी एल डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पी एल डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड या फिर जो सपोर्ट है विदाउट यील्डिंग सपोर्ट होंगे तो उस केस में थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो होती है ई अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में थर्ड जो हमारे पास कंडीशन होती है वो होती है यील्डिंग सपोर्ट या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड सपोर्ट। अभी फ्री सपोर्ट के बारे में देखा, अगर उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है ऐसी बॉडी के बारे में देखा, या फिर हम एक एंड को फिक्स करेंगे दूसरा एंड फ्री टू मूव होगा, ऐसे सपोर्ट को हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन, उसके बारे में देखा। उसके बाद अगर दो भी एंड अगर किसी मेंबर के फिक्स है तो उसे हम बोलते हैं विदाउट यील्डिंग, इसमें कोई भी यील्ड नहीं होगा, या फिक्स सपोर्ट के बारे में हमने देखा। अब थर्ड जो है वो है यील्डिंग सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट कुछ हद तक एक्सपांड हो रहा है, कुछ लेंथ तक एक्सपांड हो रहा है, उसके बाद उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये मेरे पास एक मेंबर है जिसकी लेंथ एल है, अगर मैं इसमें हीटिंग करता हूं तो इसमें जो चेंज इन लेंथ होगी वो क्या होगी, एल अल्फा डेल्टा टी होगी। और एल अल्फा डेल्टा टी जो है, एल अल्फा डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो अगर इतनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक इतनी जो लेंथ चेंज होनी चाहिए थी उसकी वैल्यू क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी है। ये क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी है, मतलब इतनी लेंथ चेंज हो रही है, एल अल्फा डेल्टा टी इतनी लेंथ चेंज हो रही है। अगर मैं ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं देता हूं, ये जो फिक्स सपोर्ट है ये सपोर्ट मैं उस मेंबर पे नहीं दे रहा हूं, तो ये इस मेंबर की बॉडी टेम्परेचर चेंज की वजह से कितनी होगी, एल अल्फा डेल्टा टी। ये जो मेंबर में एक्सपांशन होगा वो कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी, मतलब यहां तक होना था, बट यहाँ पे क्या है, बीच में ही सपोर्ट आ रहा है, बीच में ही मैंने ये सपोर्ट दे दिया है। ओके, तो सपोर्ट देने की वजह से इसकी जो चेंज इन लेंथ थी वो यहां तक ही हो जाएगी, जो इसकी चेंज इन लेंथ होगी वो यहां तक ही जाएगी, इतनी ही चेंज इन लेंथ होगी। ये जो दिख रहा है इतना ही चेंज इन लेंथ होगा, यहाँ पे चेंज इन लेंथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आया है, सपोर्ट अब यहाँ से मूव नहीं होगा, तो जो चेंज इन लेंथ थी वो इतनी हो रही है, बट एक्चुअल में होना था कितना, इतना, एल अल्फा डेल्टा टी होना था, बट जो एल अल्फा डेल्टा टी है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेल्टा। डेल्टा से क्या है, ज्यादा है। ये जो डेल्टा है इसको हम यील्डिंग बोलते हैं। अब ये एक्सपांड तो होना चाहती थी यहां से लेकर यहां तक, बट बीच में सपोर्ट आ गया तो यहाँ ये इतना ही एक्सपांड होकर यहाँ पे रुक गई, क्योंकि सपोर्ट फिक्स है, सपोर्ट नॉन मूवेबल है, तो इतना ही एक्सपांड हो रही है। ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं यील्डिंग सपोर्ट या पार्शियली सपोर्टेड मेंबर। तो अब इसमें थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। अब इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है बॉडी का, ये जो डेल्टा दिख रहा है इतना ही चेंज इन लेंथ हो रहा है, इतना तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये, इससे आगे तो नहीं बढ़ रहा है। तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है हमारे बॉडी का, डेल्टा हो रहा है। टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, डेल्टा हो रहा है। ओके, ये तो एक्चुअल चेंज इन लेंथ है, और जब हम स्ट्रेन निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ करेंगे तभी तो हमें स्ट्रेन मिलेगा, तभी तो हमें थर्मल स्ट्रेन मिलेगा। अब ये डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो एक्चुअल में जो टोटल थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होना था वो कितना था, एल अल्फा डेल्टा टी इतना होना था।
एल अल्फा डेल्टा टी मतलब इतना होना था, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा है। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा है, और ये जो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा इसको मैं y मान लेता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये इस पर मैं y लिखता हूँ। तो ये जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा प्लस एल के बराबर हो जाएगी, डेल्टा प्लस वाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा इतना सपोर्ट से पहले है, यील्डिंग हो रहा है, और उसके बाद कुछ ना कुछ हो रही थी, बट ये सपोर्ट ने इसको, इस सपोर्ट की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, सपोर्ट की वजह से वो इलांगेट नहीं हो पा रही है, और इसमें एक फोर्स जनरेट होगा पी। ओके, तो इतना होना चाहती थी, बट यहाँ पे जो डेल्टा है वही एक्चुअल हो पा रही है, तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस वाई, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस वाई, ये जो होगी वो एक्चुअल चेंज इन लेंथ होगी इस बॉडी की, ओरिजिनल एक्सपांशन होगा, एक्चुअल एक्सपांशन होगा, और जब हम इस एक्चुअल एक्सपांशन को एल अल्फा डेल्टा टी माइनस वाई डिवाइडेड बाय एल करेंगे तो हमें यहाँ से थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फिक्स सपोर्ट, सपोर्ट की वजह से जो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और ये सपोर्ट की वजह से कितना लेंथ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कितना लेंथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये इतना लेंथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, इतना ही लेंथ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ तक तो कोई भी सपोर्ट नहीं था, यहाँ तो वो एक्सपांड हो रहा था फ्री, उसमें यहाँ तक एक्सपांड होने तक कोई भी ट्रेस नहीं लग रहा है, कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब ये सपोर्ट पे आता है तभी इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, स्ट्रेस लगेगा, तो इस P की वजह से, इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो चेंज इन लेंथ होगी वो होगी PL डिवाइडेड बाय AE, और इसकी वजह से जो चेंज इन लेंथ, जो रिस्ट्रिक्शन लेंथ हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, y है, उसकी वैल्यू क्या है, y है। तो y को मैं यहां से निकालना चाहूंगा, तो मैं जानता हूं एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा प्लस y होता है, तो y इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा लिख दूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे y मिला। ये जो चेंज इन लेंथ है, ये इतना लेंथ जो है वो फोर्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, जो सपोर्ट की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो सपोर्ट की वजह से इतना लेंथ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज इन लेंथ ड्यू टू द मैकेनिकल फोर्स PL डिवाइडेड बाय AE के बराबर होती है, PL डिवाइडेड बाय AE के बराबर होती है। तो यहाँ पे एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE। अब P डिवाइडेड बाय A को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेस, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस लिख रहा हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे मुझे थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा इंटू, ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में आएगा E डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से हमें थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू है फॉर रिस्ट्रिक्टेड और विदाउट यील्डिंग सपोर्ट के केस में थर्मल स्ट्रेस जो है वो इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो हमने अभी तक 3 कंडीशंस देखी, एक फ्री एक्सपांशन था, तो फ्री एक्सपांशन की केस में हमें जो थर्मल स्ट्रेन मिलता है उसकी वैल्यू जो होती है अल्फा डेल्टा टी के बराबर होती है, और उसमें थर्मल स्ट्रेस 0 होता है फ्री एक्सपांशन की केस में। अब फुली रिस्ट्रिक्टेड या फिर हमें विदाउट यील्डिंग कह सकते हैं, उसकी केस में जो थर्मल स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू 0 होती है, और थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है E अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ओके, और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड या यील्डिंग सपोर्ट की केस में थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस वाई डिवाइडेड बाय एल, एंड थर्मल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, थर्मल स्ट्रेस भी लगेगा। पार्शियल या फिर विद यील्डिंग सपोर्ट की केस में थर्मल स्ट्रेन भी लगेगा, थर्मल स्ट्रेस भी लगेगा। फ्री एक्सपांशन के केस में थर्मल स्ट्रेन 0 होगा, थर्मल स्ट्रेस 0 होगा, और फिक्स सपोर्ट की केस में स्ट्रेन 0 होगा। तो ये जो कंक्लूजन मिलते हैं वो याद रखिएगा, इसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और कंडीशन है उसको देख लेते हैं। अब थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो 4th कंडीशन हम देखेंगे, कंपोजिट बार की केस में क्या होता है।
कंपोजिट बार की केस में थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए एक बार मैंने कॉपर का लिया है और एक बार मैंने स्टील का लिया है और उनको कंपोजिट कर दिया है, मतलब फिक्स कर लिया है। अब वो क्या करेंगे, यूनिट बिहेव करेंगे। वो क्या करेंगे, यूनिटी बिहेव करेंगे, मतलब जितना भी एक्सपांशन होगा दोनों में सेम होगा, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों में सेम होगा। अब अगर मैं इस दोनों को एक कॉमन हीट सप्लाई करता हूं, दोनों को भी एक सेम हीट सप्लाई करता हूं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो कॉपर का इलोंगेशन होगा, ये जो कॉपर का एक्सटेंशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, कॉपर का जो एक्सटेंशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये जो स्टील का एक्सटेंशन होगा, स्टील का जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी होगा, बट कॉपर के इतना नहीं होगा। जितना कॉपर इलांगेशन देगा उतना स्टील इलांगेशन नहीं देगा। इन एक्चुअल केस में ऐसा होगा। जब तक ये एज अ यूनिटी एज अ कंपोजिट बिहेव नहीं करेंगे तो उस केस में ऐसा हो सकता है जो कॉपर है उसकी चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होगा फॉर कॉपर वो ज़्यादा होता है लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन फॉर स्टील। मतलब 1 डिग्री में टेम्परेचर में चेंज करता हूं तो कॉपर की जो लेंथ है वो 5 mm बढ़ेगी और जो स्टील की लेंथ है वो 1 mm बढ़ेगी। मतलब अगर 2 डिग्री चेंज करता हूं तो कॉपर 10 mm बढ़ेगा, स्टील 2 mm बढ़ेगा। मतलब ये जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो कॉपर का ज़्यादा होता है, स्टील का कम होता है। इसकी वजह से जो कॉपर में एक्सपांशन होगा, कॉपर में जो चेंज इन लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टील, एज कंपेयर टू स्टील। तो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, ये जो कॉपर है वो ज़्यादा इलांगेट होना चाहिए था, स्टील जो है वो कम इलांगेट होना चाहिए था, कम एक्सटेंशन होना चाहिए था। बट ये एज अ कंपोजिट बिहेव कर रहे हैं, एज अ कंपोजिट बिहेव कर रहे हैं, एज अ यूनिटी बिहेव कर रहे हैं। तो इस दोनों में जो भी होगा, जो भी एक्सटेंशन होगा, जो भी इस दोनों में एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चेंज इन लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये फिक्स कर दिए हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच में है तो फिक्स है, तो इनकी जो चेंज इन लेंथ है वो दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। चेंज इन लेंथ जो होगी दोनों की वो क्या होगी, इक्वल होगी। चेंज इन लेंथ दोनों की इक्वल होगी, सेम होगी। तो यहाँ से हमें एक फर्स्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलती है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस फॉर कंपोजिट बार के केस में। चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे मैंने कॉपर लिया है तो चेंज इन लेंथ फॉर स्टील मिल जाएगी, क्योंकि दोनों की भी सेम होगी, क्योंकि यूनिटी बिहेव कर रहे हैं, एज अ कंपोजिट बिहेव कर रहे हैं। अब जो इतना क्या हुआ है, इसका रिस्ट्रिक्शन हुआ है, कम हुआ है। कॉपर ज्यादा होना चाहता था बट कम हुआ है, कॉपर कम हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि स्टील का बार उसको पीछे खींच रहा है, क्योंकि स्टील का बार उसको पीछे खींच रहा है। अब ये 2 बार है, अब ये ज्यादा इलांगेट होना चाहता है, ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, तो ये बार एज अ यूनिट बिहेव कर रहा है, यहाँ पे फिक्स है, तो ये इसको क्या करेगा, ये बार जो है वो रेजिस्टिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगा और इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। इस बार की वजह से ये ऊपर वाले को पीछे खींचेगा, क्योंकि ये इतना इलांगेट नहीं हो रहा है, इतनी तेजी से दौड़ नहीं पा रहा है, तो ये इसको पीछे खींचेगा, राइट। तो इसको पीछे खींचेगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कॉम्प्रेसिव लगेगा, क्योंकि उसको पीछे खींचा जा रहा है। ये जो कॉपर का बार है उसको पीछे खींचा जा रहा है, और खींच कौन रहा है, स्टील का बार, क्योंकि वो इतनी दौड़ से नहीं भाग पा रहा है, इतना एक्सटेंशन वो नहीं दे पा रहा है। अब सिमिलरली ये कॉपर का बार क्या है, आगे बढ़ना चाहता था। ये जो कॉपर है, ये 2 बार है, ये जो कॉपर है वो आगे बढ़ना चाहता था, बट ये स्टील का जो रॉड है, ये जो स्टील है वो क्या है, इसको पीछे खींचे, मतलब इसका एक्सटेंशन कम हो रहा है, इसका एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है, तो ये आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, वो इस स्टील के रॉड को आगे खींचने की कोशिश करेगा। तो स्टील पे जो फोर्स लगेगा वो टेंसाइल इन नेचर होगा, क्योंकि स्टील को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है कॉपर, और कॉपर को स्टील जो है वो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लीजिए, कॉपर जिसका इलांगेशन ज़्यादा है उसको पीछे खींचेगा, जिसका इलांगेशन कम है उसको आगे खींचने की कोशिश करेगा। ये 2 है, ये आगे बढ़ रहा है तो ये इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, और सिमिलरली अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये इसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक पे कॉम्प्रेसिव लगेगा, सेकेंड पे टेंसाइल लगेगा, और किस पे कॉम्प्रेसिव लगेगा और किस पे टेंसाइल लगेगा ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने
अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस में टेंसाइल लगेगा और किस में कॉम्प्रेसिव लगेगा। कॉपर आगे बढ़ रहा है, स्टील उसको पीछे खींच रहा है तो कॉम्प्रेसिव लग रहा है। कॉपर आगे बढ़ रहा है और स्टील को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, स्टील को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए स्टील के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। बहुत सिंपल है। और ये जो कॉपर था, कॉपर इतना घटा है क्योंकि स्टील उसको पीछे खींच रहा है, तो कॉपर में इतना लेंथ डिक्रीज हुआ है। और ये जो स्टील है इसमें एक्चुअली इतना ही होना था, बट ये जो कॉपर उसको खींच रहा है उसकी वजह से उसका भी लेंथ कुछ बढ़ जाता है, उसका भी लेंथ कुछ बढ़ जाता है। तो ये जो चेंज इन लेंथ होगा दोनों का वो इक्वल हो जाता है। तो कॉपर की केस में जो चेंज इन लेंथ होगा वो थर्मल स्ट्रेन की वजह से भी होगा और मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे तो थर्मल स्ट्रेन आएगा और फोर्सेस भी लग रहे तो मैकेनिकल स्ट्रेन भी आएगा। तो कॉपर की केस में जो टोटल चेंज इन लेंथ होगी वो क्या होगी, थर्मल स्ट्रेन के बराबर। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा किसके लिए है, कॉपर के लिए, तो मैं यहाँ पे सफिक्स ले रहा हूँ अल्फा। अब कॉपर की केस में क्या हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये इस पे क्या लग रहा है, कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस होगी, क्योंकि टोटल निकाल रहे तो इतना होना चाहता था, बट इसमें कुछ कम हो रहा है ड्यू टू द फोर्स। और फोर्स की वजह से कितना कम हो रहा है, हम जानते हैं स्ट्रेस कितना होगा जो कॉपर पे लगेगा, डिवाइडेड बाय ई फॉर कॉपर, डिवाइडेड बाय ई फॉर कॉपर। तो इतना चेंज इन लेंथ कॉपर में हो रहा है, इतनी एक्सटेंशन कॉपर हमें दे रहा है। सिमिलरली अगर हम स्टील की बात करेंगे तो स्टील में कितना होना चाहिए था, L अल्फा डेल्टा टी फॉर स्टील, L अल्फा डेल्टा टी इतना होना चाहिए था, L अल्फा डेल्टा टी इतना होना चाहिए था, बट इस पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो इतना ही होना था, इतना ही इस टेम्परेचर की वजह से होना था, बट इसको टेंसाइल फोर्स आगे खींच रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है। इतना ही होना था, बट इसमें क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और कितना एक ज्यादा हो रहा है, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एल। ये कहाँ से आता है पता है ना आपको, पी एल डिवाइडेड बाई ए ही होता है। अब पी डिवाइडेड बाई ए को मैं डायरेक्ट सिग्मा ले रहा हूँ, तो सिग्मा एल डिवाइडेड बाई ई आ जाता है। ओके, तो ये चेंज इन लेंथ है, तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिलेगा, इसमें दो वेरिएबल हो गए सिग्मा सी एंड सिग्मा एस, और सेकेंड कंडीशन लगाएंगे, ये जो लोड की वैल्यू होगी इस पे और इस पे ये इक्विलिब्रियम होंगे, मतलब सेम लोड लगेगा, जितना कॉम्प्रेसिव लगेगा उतना ही टेंसाइल लगेगा, जितना कॉम्प्रेसिव लगेगा उतना ही टेंसाइल लगेगा, मतलब सेम लोड लगेगा दोनों के ऊपर, क्योंकि जितने फोर्स है वो आगे खींच रहा है उतने फोर्स है वो पीछे खींच रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो लोड ऑन स्टील मतलब फोर्सेस ऑन स्टील इज इक्वल टू फोर्सेस ऑन कॉपर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे इक्विलिब्रियम में हुए बोर है। अगर ये एक्सटेंड हो रहे के बाद एक कांस्टेंट लेंथ पे आके रुक जाते तो ये दोनों पे भी लगने वाला फोर्स की वैल्यू सेम होती है, तो ये सेम फोर्स की वैल्यू होगी। अब इसमें हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। स्टील के लिए है तो स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, एंड कॉपर के लिए है तो स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर, स्ट्रेस इन कॉपर टू एरिया ऑफ कॉपर। तो यहाँ से भी हमें सिग्मा एस और सिग्मा सी के एक इक्वेशन मिलेगा, ये सेकेंड इक्वेशन होगा। यहाँ पे भी सिग्मा सी और सिग्मा एस में एक इक्वेशन मिलेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। और जब हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ पे जनरेट हुआ जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप होंगे उसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।